दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य जिसे देश को सबसे ज्यादा एथलीटियां और सबसे ज्यादा मेडल्स देश की झोली में डाले। एक ऐसा राज्य जो कि महाभारत काल से लेकर प्राचीन भारत के कई युद्धों का गवाह बना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के विकसित राज्यों में से एक हरियाणा के बारे में। आज के समय में ये राज्य अपने यहाँ की जाने वाली खेती और अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस राज्य के ज्यादातर किसान करोड़पति हैं। ये अकेला राज्य देश की जीडीपी में इतना योगदान देता है जितना कि कई राज्य मिलकर भी नहीं दे पाते। और दोस्तों, आखिर कैसे बना ये देश का इतना अमीर राज्य? क्या है हरियाणा राज्य का इतिहास? यह हमारा भारत है और यह है भारत का हरियाणा राज्य, और इसके बगल में यह है पंजाब राज्य। आज ये दोनों अलग अलग राज्य है, लेकिन पहले ये दोनों राज्य एक ही हुआ करते थे जिसका नाम था पंजाब। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके अलग राज्य क्यों बनाया गया, हरियाणा का इतिहास क्या है, अंग्रेजों के दौर में और आज़ादी के बाद हरियाणा की क्या स्थिति रही थी, और कैसे और कब हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो हरियाणा को अलग राज्य या फिर हरियाणा कैसे अस्तित्व में आया, ये जानने से पहले हमें हरियाणा का थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। हरियाणा राज्य देश का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए बात करते हैं हरियाणा के इतिहास की। इस राज्य का इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक धर्म की सबसे प्राचीन पांडुलिपियां हरियाणा से निकली हैं। ये संस्कृत दस्तावेज आर्यों में लिखे गए थे। इसके साथ ही हरियाणा को हिंदू धर्म का जन्म स्थान भी माना जाता है। साथ ही माना जाता है कि महाभारत का युद्ध भी इसी राज्य में हुआ था और यहीं श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य में खुदाई के दौरान बहुत से साक्ष्य यानी सबूत मिले। वो सभी के सभी सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदारो संस्कृति का उल्लेख करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों सभ्यताओं का विकास भी हरियाणा में हुआ था। इसके साथ ही हरियाणा भारतीय इतिहास की कई निर्णायक लड़ाइयों का गवाह भी बना है। यहाँ पर इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई पानीपत की हुई थी, जो 1526 में हुई थी, जब मुगल नेता बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। इसके साथ ही 1556 में अकबर और अफगान सेना के बीच का युद्ध, वहीं 1739 में करनाल की लड़ाई और 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच की लड़ाई, ये सब लड़ाइयां हरियाणा की भूमि पर ही लड़ी गई। तो वैसे तो हरियाणा का अस्तित्व हमेशा से ही रहा है, लेकिन इसके आधुनिक इतिहास की शुरुआत साल 1803 से होती है। साल 1803 वो दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी दौरान मराठाओं का भी बहुत बोलबाला था और भारत के एक बड़े हिस्से पर मराठाओं का भी शासन था। तो साल 1803 में मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें मराठाओं को हार मिली। इसके बाद मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत मराठाओं ने हरियाणा क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में हरियाणा चला गया। तो मराठाओं से हरियाणा को हथियाने के बाद अंग्रेजों ने इसे नॉर्थ प्रोविंस का हिस्सा बना दिया। उस समय नॉर्थ प्रोविंस में उत्तर प्रदेश और मेरठ के कई इलाके आते थे। इस तरह हरियाणा उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गया। कब तक? साल 1857 तक, क्योंकि जब साल 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत अंबाला से होनी थी, लेकिन अंग्रेजों को इनकी भनक लग गई। इस कारण मेरठ के सैनिकों को मेरठ से संग्राम की शुरुआत करनी पड़ी। मेरठ के भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया और मारते मारते वहां आगे बढ़ने लगे और इस तरह वह दिल्ली तक पहुंच गया। और दिल्ली में उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को सेंट्रल लीडर बना दिया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि बहादुर शाह जफर एक मुगल शासक था और मुगलों का भी बहुत ज्यादा अत्याचार देश पर हुआ था। मुगलों ने सिख धर्म गुरुओं की भी हत्या की थी। बस अंग्रेजों ने एक बार फिर इसी बात का फायदा उठाते हुए पंजाब के सिखों को मुगलों के प्रति भड़काना शुरू कर दिया, ताकि सब एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध न कर सके। और इसका नतीजा अंग्रेजों को काफी फायदा मिला, क्योंकि 1857 की क्रांति में पंजाब की बहुत सी रियासतों ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था और अपना उत्साह भी इतना ज्यादा नहीं दिखाया था। इसका कारण सिर्फ एक ही था कि सेंट्रल लीडर बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। इस कारण पंजाब ने इस विद्रोह में पूरी तरह से भाग नहीं लिया था। अब अंग्रेजों को भी लगा कि अंबाला और मेरठ के बजाय पंजाब एक ज्यादा भरोसेमंद क्षेत्र है, क्योंकि वहां के लोग फिलहाल देश की क्रांति में इतना बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले रहे हैं। इस कारण जब साल 1857 की क्रांति शांत हुई, तब अंग्रेजों को लगा कि कहीं फिर से ऐसा विद्रोह हो। इससे पहले ही अंग्रेजों ने हरियाणा को अब नॉर्थ प्रोविंस में न रखकर पंजाब का हिस्सा बना दिया। इस तरह से साल 1858 से हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया था। तो साल 1858 में पंजाब में हरियाणा को मिलाने के बाद किसी ने भी कभी हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की आवाज नहीं उठाई। हालांकि उस वक्त परिस्थितियां भी इसके अनुकूल नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों का अत्याचार काफी बढ़ रहा था और हमारा भारत एक देश के रूप में एकत्र होने की कोशिश में लगा था, ताकि सब मिलकर देश को आजादी दिला सके। फिर आपको बता दें कि आज का जो हरियाणा है, साल 1803 में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। वहीं 1832 में से ब्रिटिश भारत के उस समय के उत्तर पश्चिमी राज्यों में ट्रांसफर कर दिया गया था
और 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया था। उन दिनों हरियाणा और पंजाब का एक होना काफी अजीब बात थी, क्योंकि दोनों के बीच ही धार्मिक और भाषाई मतभेद यानी कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे। पंजाब के पंजाबी बोलने वाले सिख, वहीं हरियाणा के हिंदी बोलने वाले हिंदुओं के बीच हमेशा एक डिफरेंस रहा। 20वीं सेंचुरी के पहले के दशकों तक हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की लगातार मांग उठती रही। खास करके लाला लाजपत राय और आसिफ अली के नेतृत्व में मांग उठती रही कि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया जाए। जब मुस्लिम लीग की बैठक हुई जिसमें हरियाणा के बारे में 20वीं सदी में पहली बार चर्चा की गई, इस बैठक में मुस्लिम लीग के एक सदस्य जिनका नाम पीरजादा मोहम्मद हुसैन था, ये उनकी इमेज है, तो इन्होंने पहली बार हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात रखी। हालांकि उनकी बात किसी निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंची। इसके बाद साल 1928 में एक बार फिर हरियाणा की मांग सर्वदलीय बैठक में उठी। इस बैठक में कांग्रेस, हिंदू महासभा, दलित महासभा और मुस्लिम लीग जैसी तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इस महासभा का मूल उद्देश्य इस विषय पर चर्चा करना था कि कैसे सभी व्यक्ति को एक संविधान के नीचे लाया जाए और सभी को एक समान अधिकार मिले। और यहाँ पर एक बार फिर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी। इसके पीछे यहाँ तर्क दिया गया कि हरियाणा और अंबाला की बोली, रहन सहन और खान पान में काफी अंतर है। इस आधार पर दोनों को अलग कर देना चाहिए। इस बैठक में कई लोगों ने इस मांग का समर्थन भी किया था, जिसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित नेकीराम और सर छोटूराम प्रमुख थे। लेकिन इन विचार का विरोध हुआ और यह विरोध बहुत ही ताकतवर पार्टियों के द्वारा हुआ। इस विचार के विरोध में हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी और आर्य समाज भी थे। ये तीनों पार्टियां नहीं चाहती थी कि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया जाए। ये तीनों पार्टियां हरियाणा को पंजाब के साथ रखने के पक्ष में थे। इस वजह से यह विचार एक बार फिर हकीकत में नहीं बदल पाया। इसके बाद इसकी आवाज उठी साल 1931 में। साल 1931 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तब भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन्होंने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने लंदन में कहा कि अंबाला के नीचे का हिस्सा जिसे हरियाणा कहा जाता है उसे अंबाला से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनावा ये सब अंबाला के लोगों से अलग है, इसलिए आपस में तालमेल नहीं बैठता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की मांग वहाँ लंदन तक पहुँच गई थी। पर यहाँ पर भी बात निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुँच पाई। फिर साल 1932 में एक बार फिर एक राष्ट्रवादी नेता ने इस विचार के ऊपर बहुत काम किया, लेकिन उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। और सफलता ना मिलना लाजमी भी था, क्योंकि यहाँ एक ऐसा दौर था जब देश में सभी ने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और तरह तरह के आंदोलन अपने चरम सीमा पर थे और पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि किस तरह से देश को आजाद कराया जाए। ऐसे में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग बहुत ही छोटी मांग थी, जिस पर किसी का भी ध्यान न जाना लाजमी भी था। इसके बाद इस विचार पर साल 1946 तक कोई काम नहीं किया गया। फिर 1946 में जब देश आजाद हुआ तो एक बार फिर हरियाणा को अलग राज्य बनाने के लिए कई जगहों पर मांग शुरू कर दी गई। साल 1948 में मास्टर तारा सिंह ने एक विचार रखा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने राज्य को पंजाबी सूबा से भी ज्यादा बड़ा पंजाबी राज्य बनाना है। लेकिन उनकी यह बात संविधान की मूल भावना के विपरीत थी, क्योंकि संविधान कभी भी धर्म के आधार पर राज्य बनाने की अनुमति नहीं देता। इसलिए इस विचार से पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। लेकिन यह विचार कहीं ना कहीं आम लोगों के दिलों में जरूर बैठ गया था। इसके बाद साल 1949 में भीमचंद चच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पंजाब और हरियाणा की समस्या को सुलझाने के लिए चच्चर फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले में यह कहा गया कि इस पूरे राज्य को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए, जिसमें से ऊपर का क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र हो और नीचे का क्षेत्र हिंदी क्षेत्र हो। और पंजाबी क्षेत्र में हिंदी भाषा पढ़ना भी अनिवार्य हो और हिंदी क्षेत्र में पंजाबी भाषा पढ़ना भी अनिवार्य हो। लेकिन इस फॉर्मूले का आम लोगों ने काफी विरोध किया। जैसे पंजाबियों ने कहा कि हमारी भाषा तो पंजाबी है, तो हम हिंदी भाषा क्यों पढ़े। और वहीं हिंदी भाषी लोग जो कि हरियाणा में रहते थे, उन्होंने कहा कि हम पंजाबी क्यों पढ़े। इस कारण यह फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ। और तभी साल 1953 आ गया। 1953 में एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम पोत्ती श्री रामुलु था। ये उनकी इमेज है। तो ये हैदराबाद में भूख हड़ताल पर बैठ गया। वे भी अपने तेलंगाना राज्य को अलग बनाने की मांग कर रहे थे। तो इस भूख हड़ताल के कारण पोत्ती श्री रामुलु की मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत ने केंद्र सरकार के कान खड़े कर दिए, क्योंकि केंद्र सरकार को लगा कि आज एक व्यक्ति की मौत हुई है, कल को ऐसे ही मांग लेकर बैठेगा तो और दूसरे कई व्यक्तियों की भी मौत हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम राज्य पुनर्गठन आयोग था। इस आयोग का काम था कि वो पूरे भारत में भ्रमण करके पता लगाए कि भारत में वास्तव में कितने राज्यों की जरूरत है और राज्यों का विभाजन किस आधार पर होना चाहिए। तो इस आयोग ने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर होना चाहिए। उस समय इस आयोग ने 13 राज्यों को और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की अनुशंसा की, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को ही मंजूरी दी। अब हैरानी की बात यह थी कि इसमें हरियाणा राज्य शामिल नहीं था, यानी पंजाब का विभाजन नहीं हुआ था। पंजाब के लिए इस रिपोर्ट में वही बातें बताई गई जो चच्चर फॉर्मूले में पहले ही बताई जा चुकी थी। इसलिए पंजाब के लोगों को कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि यहाँ आइडिया तो पुराना था जिसका उन लोगों ने पहले भी विरोध किया था। फिर साल 1960 में संत फतेह सिंह ने एक अलग राज्य की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया। लेकिन तभी मास्टर तारा सिंह बीच में आ गया और उन्होंने संत फतेह सिंह का अनशन बंद कराया और वे खुद अनशन पर बैठ गया। लेकिन 48 दिनों बाद उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ दिया और यहाँ पर भी उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद साल 1965 आ गया, जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी दौरान संत फतेह सिंह ने एक बार फिर अनशन शुरू कर दिया और उन्होंने यह चेतावनी दी
कि यदि 15 दिनों के अंदर उनकी मांग नहीं पूरी की गई तो वे आत्महत्या कर लेंगे। अब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जब उन्हें यह पता चला तो उन्होंने संत फतेह सिंह से मुलाकात की और उन्हें कहा कि इस वक्त हमारा देश बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। ऐसे में हम फिलहाल इस मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए इस वक्त हमारा देश ज्यादा जरूरी है। यह सब सुनकर संत फतेह सिंह को भी शास्त्री जी की यह बात बिल्कुल सही लगी और उन्होंने भी पहले देश को प्राथमिकता दी और अपना अनशन खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही 1965 का युद्ध खत्म हुआ तब संत फतेह सिंह ने दोबारा अनशन शुरू किया, जिस कारण केंद्र सरकार ने एक संसदीय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष हुकुम सिंह को बनाया गया। इन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग था और इस आयोग का काम था कि वह पता करे कि किस तरह पंजाब का विभाजन किया जाए। इस समिति ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की। हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग होकर भारत का 17वां राज्य बन गया। इसके बाद 31 नवंबर 1966 को कमीशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार करनाल, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, महेंद्रगढ़ जैसे जिलों को एक नए राज्य हरियाणा में शामिल कर दिया गया। आपको बता दें कि आज के समय में इसमें कुल 22 जिले हैं और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का जियोग्राफिक स्ट्रक्चर, ये राज्य उत्तर भारतीय राज्य है। ये कुल 3 दिशाओं से अलग अलग राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, वहीं इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली है, वहीं इसके दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। इसके साथ ही हरियाणा दिल्ली के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करता है। भौगोलिक तौर पर हरियाणा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। राज्य के उत्तरी हिस्से में मौजूद यमुना घग्गर नदी के प्लेन मैदान, उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की एक बेल्ट, दक्षिण पश्चिम में बांगड़ रीजन और दक्षिणी हिस्से में अरावली पर्वतमालाओं के शेष यानी कि रेमनेंट, जो कि हॉरिजॉन्टली राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस राज्य की मिट्टी आमतौर पर काफी उपजाऊ है। इस राज्य की ज्यादातर जमीन पर खेती की जा सकती है। यही वजह है कि यहाँ ज्यादातर लोग खेती करते हैं, लेकिन यहाँ सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वहीं इस राज्य में कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें पहाड़ी उत्तर पूर्व की जमीन है जो कि बिल्कुल उपजाऊ नहीं है और दक्षिण पश्चिम के रेतीले क्षेत्र शामिल हैं जो राजस्थान के थार रेगिस्तान से लगते हुए हैं। वहीं अगर इसके क्लाइमेट की बात करें तो ये गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ज्यादा ठंडा होता है। यहाँ मई और जून में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 44 डिग्री होता है तो जनवरी में सबसे कम टेम्परेचर होता है। हरियाणा राज्य प्राकृतिक रूप से बहुत अमीर है। इस राज्य में बहुत सी नदियां बहती हैं। आपको बता दें कि यहाँ यमुना, सरस्वती, मारकंडा, घग्गर, टंगरी जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 16वां स्थान है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादातर आबादी हिंदू है। इसके साथ ही सिख, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य की ज्यादातर सिख आबादी उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में मौजूद है, जबकि मुस्लिम दिल्ली से सटे दक्षिण पूर्वी जिलों में बसे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 1 लाख से ज्यादा संख्या वाले 18 शहर हैं। इसके साथ ही देश के ज्यादातर खिलाड़ी और एथलीट इसी राज्य से बिलोंग करते हैं, इसलिए हरियाणा को चैंपियन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा राज्य देश के अमीर राज्यों में से एक है और पर कैपिटा इनकम के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के एग्रीकल्चर और इस राज्य से जुड़े रोजगार की। हरियाणा भारत के इंपॉर्टेंट देशों में से एक है जहां की ज्यादातर आबादी खेतों पर निर्भर है और इसीलिए कुछ लोग इसे भारत का फूड बाउल भी कहते हैं। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर खेती के लिए इनफ सोर्सेज मौजूद हैं। हरियाणा में खेती से रिलेटेड वो सभी काम किए जाते हैं जो एक अच्छी खेती के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए हरियाणा की तुलना नीदरलैंड से भी की जाती है। यहाँ पर गेहूं और चावल काफी उगाए जाते हैं। इसके अलावा राज्य कपास, तोरिया और सरसों के बीज, बाजरा, छोले, गन्ना, ज्वार, मक्का और आलू का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में यहाँ किया जाता है। हरियाणा की खेती में कैटल यानी कि मवेशियों का भी बहुत योगदान होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर कैटल, भैंस और बैल का इस्तेमाल जुताई और बोझ ढोने वाले जानवरों के रूप में किया जाता है। आज भले ही हरियाणा देश की खेती में इतना योगदान देता हो, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए काफी हद तक हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, जो कि 1960 के दशक में हुई थी। ये क्रांति दुनिया की भूख को कम करने के लिए शुरू की गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन की वजह से इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और हाई क्वालिटी सीड्स पर इन्वेस्ट किया गया था। आपको बता दें कि 21वीं सदी की शुरुआत में राज्य के लगभग 2/5 लोगों का वर्कफोर्स खेती से जुड़ा हुआ था। खेती के अलावा हरियाणा में एग्रीकल्चरल मशीनरी का प्रोडक्शन और कॉटन और शुगर का प्रोडक्शन भी है। इसके अलावा यहाँ पर बाइसिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है। साथ ही इस राज्य में बहुत सी ऐसी कंपनीज भी खुल चुकी हैं जो कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कार से जुड़ी हुई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इसके अलावा इस राज्य का गुड़गांव, मानेसर जैसी जगहों पर बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी वजह से दूर दूर से लोगों को रोजगार मिलता है। दोस्तों, अगर बात हरियाणा के ट्रांसपोर्ट की करें तो हरियाणा लंबे समय से आसपास के राज्यों और पूरे भारत से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड और उत्तर रेलवे की मेन लाइन के साथ साथ कई मेजर हाईवेज और रेलवे लाइंस दिल्ली में मिलने के लिए इस राज्य से होकर गुजरती हैं। इसके साथ ही इस राज्य का एजुकेशन स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। एक वक्त था जब यहाँ के लोग एजुकेशन को इतना जरूरी नहीं मानते थे, पर आज एजुकेशन की जरूरत को समझते हुए हरियाणा के हर गांव में स्कूल है। इसके साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि हरियाणा खेल कूद में भी हमेशा से आगे रहा है। हरियाणा में बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक और बाकी टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा जैसे महान खिलाड़ी भी इसी राज्य से हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा के इतिहास से लेकर आज तक की पूरी कहानी। आज तक इस बंटवारे को लेकर यह प्रश्न किया जाता है कि क्या वाकई इस बंटवारे की कोई जरूरत थी या फिर अपनी जिद पूरी करने के लिए पंजाब ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो चलिए आज हम पंजाब के इस सेकंड पार्टीशन के बारे में भी जरा डिटेल में जान लेते हैं। हाउ इट ऑल बिगैन।
1947 की शुरुआत में जब ये बात स्पष्ट हो गई कि अब पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा, लगभग तभी पंजाबी सूबे को लेकर भी सुगबुगाहट होने लगी थी। लेकिन इस मांग ने असल जोर पकड़ा भारत की आजादी के बाद, जिसका एक बड़ा कारण यह भी था कि इंडो पाक पार्टीशन के बाद पहली बार सिख कम्युनिटी देश के किसी हिस्से में मेजॉरिटी में थी, जहां अब उसे मुस्लिम मेजॉरिटी से वैसे पावर शेयरिंग के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा था जैसे भारत के बंटवारे के पहले यूनाइटेड पंजाब में था। ऐसे में सिख कम्युनिटी का एकीकरण करने और उन्हें अपना खुद का अलग राज्य देने के उद्देश्य से सबसे पहले जनवरी 1948 में शिरोमणि अकाली दल के 3 नेताओं का डेलीगेशन तत्कालीन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस डॉक्टर BR अंबेडकर से जाकर मिला। इस डेलीगेशन में हरचरण सिंह बाजवा, भूपिंदर सिंह मान और ज्ञानी करतार सिंह शामिल थे। इस मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अकाली डेलीगेशन को यह सलाह दी कि उन्हें सिख स्टेट के रूप में पंजाबी स्पीकिंग स्टेट या पंजाबी सूबा की अपनी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने खुलकर रखनी चाहिए, खासतौर पर तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है। अब अकाली दल की इस मांग का बेसिस ये था कि आजादी के बाद ईस्टर्न पंजाब स्टेट के 13 में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स सिख मेजॉरिटी में थे। ये डिस्ट्रिक्ट्स थे गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, जलंधर, फिरोजपुर, लुधियाना और अंबाला, जबकि बाकी के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, जिसमें हिसार, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, कांगड़ा और शिमला शामिल थे। इस सिलसिले में अप्रैल 1948 में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे को लेकर अपनी मांग पुरजोर तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी। हालांकि उस समय लिंगुअल बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी ही मांग इंडिया के सदर्न स्टेट्स में भी उठ रही थी, जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जून 1948 में ही पहले SK धर की अध्यक्षता में लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन और फिर दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के रूप में लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी या JVP कमेटी बनाई। लेकिन इन दोनों ही कमेटीज ने भाषा के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात सिरे से नकार दी, क्योंकि इनका मानना था कि धर्म के आधार पर विभाजन के बीच जिन हालातों में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है, उस बीच भाषा के आधार पर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन एक नया मसला खड़ा कर सकता है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अकाली दल ने पंजाबी लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर उठाई जा रही अलग स्टेट की अपनी मांग को जायज ठहराते हुए अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। इसी बीच 20 फरवरी 1949 को तारा सिंह को जेल में डाल दिया गया, जहां वो कई महीनों तक बंद रहे। लेकिन उनके एब्सेंस में यह आंदोलन सरदार हुकुम सिंह के नेतृत्व में जोर पकड़ता रहा। जहां एक और पंजाबी सूबा आंदोलन जोर पकड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर मसले को सुलझाने के लिए 2 अक्टूबर 1949 को पंजाब के तत्कालीन CM भीम सेन सच्चर ने सच्चर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया। आइए जानते हैं क्या था ये फॉर्मूला, द सच्चर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कांग्रेस के 2 सिख और 2 हिंदू मेंबर्स की एक कमेटी ने बनाया था। इस फॉर्मूले के अनुसार ये सजेस्ट किया गया कि पंजाब के पंजाबी स्पीकिंग वेस्टर्न जोन के स्कूलों में मैट्रिकुलेशन स्टेज तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पंजाबी रखा जाए, जबकि प्राइमरी के बाद ही हिंदी लैंग्वेज को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाए। वहीं इसका ठीक उल्टा पंजाब के हिंदी जोन में भी करने का सजेशन दिया गया। इस कमेटी का मानना था कि ऐसा करने से न केवल पंजाबी लैंग्वेज की आइडेंटिटी बरकरार रहेगी, बल्कि स्टेट के बंटवारे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही इस सजेशन के बाद कांग्रेस का मानना था कि अकाली दल इसे मान लेगा, और यही सोचकर उन्होंने मास्टर तारा सिंह को भी जेल से रिहा कर दिया। लेकिन यही शायद इस कमेटी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा करते समय यह ध्यान ही नहीं दिया कि पंजाब का पंजाबी और हिंदी जोन में डिवीजन करके वो खुद ही अकाली दल की मांग को सॉलिडिफाई कर रहे हैं। और कांग्रेस की उम्मीदों के उलट तारा सिंह ने इस फॉर्मूले को सिरे से नकार दिया, बल्कि इसी फॉर्मूले में किए गए डिमार्केशन का ही हवाला देते हुए स्टेट डिवीजन की मांग और तेज कर दी। और इसी सिलसिले में अकाली दल ने अगस्त 1950 में पहला मेजर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, और यहीं से अकाली दल स्टेट पॉलिटिक्स का एक मुखर चेहरा बनकर उभरा, जिसे अब पंजाब कांग्रेस के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाने लगा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि अकाली जहां एक ओर पंजाबी सूबे के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा था, वहीं दूसरी ओर वो सिखों के एकीकरण में भी लगा हुआ था। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अकाली दल अपने इन दोनों एजेंडों पर खरा उतरता नजर आने लगा। लेकिन फिर भी अभी असली लड़ाई शुरू होनी बाकी थी। तो चलिए अब हम उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। द स्ट्रगल बिगिंस। 1953 खत्म होने को था और आंध्र प्रदेश की स्थापना को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद से ही केंद्र सरकार दबाव में थी। इसी दबाव में सरकार ने अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य को मान्यता दे दी, जो 1 नवंबर 1953 को अस्तित्व में आया। ये भारत का वो पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पर मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था, और यहीं से पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन की मांग ने फिर से तूल पकड़ लिया, जिसके चलते दिसंबर 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट को फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन करना पड़ा। 14 मई 1954 को अकाली दल ने इस कमीशन को पंजाबी सूबे की अपनी मांग से जुड़ा हुआ एक 18 पेज का मेमोरेंडम सबमिट किया। इस केयरफुली ड्राफ्टेड मेमोरेंडम में अकाली दल ने भाषा और प्री 1947 सेंसस के माध्यम से यह बात स्थापित करने की कोशिश की कि कैसे पंजाबी स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन तीनों नजरियों से एक हितकारी फैसला है। वहीं इसके उलट पंजाब में मौजूद कांग्रेस ने अकाली दल की इस मांग के विरोध में एक मेमोरेंडम सबमिट किया, जिसमें आर्य समाज और जनसंघ ने भी उसका पूरा सहयोग किया।
इसके चलते फजल अली कमेटी ने अकाली दल की पंजाबी सूबे की डिमांड खारिज कर दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह माना कि इस मुद्दे को लेकर इस एरिया के सिख और हिंदू कम्युनिटी की एक राय नहीं है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पंजाबी भाषा को एक अलग प्रोमिनेंट लैंग्वेज नहीं माना जा सकता, और यह तर्क भी तब दिया गया जब पंजाबी भाषा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में दी गई भारत की 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक थी। कमेटी के इस स्टेटमेंट से सारे पंजाब में अविश्वास की बयार चल गई, जिसके बारे में अकाली दल के प्रोमिनेंट लीडर हुकुम सिंह ने लिखा कि जहां एक और भारत में लोगों को भाषा के लिए राज्य मिल रहे हैं, वहीं हमने तो हमारी भाषा ही खो दी। वहीं फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में अकाली दल ने यह बात मुखरता से रखी कि पंजाबी सूबे की मांग सिर्फ इसलिए खारिज की जा रही है क्योंकि इस राज्य में सिख कम्युनिटी मेजॉरिटी बन जाएगी। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यह मुद्दा भाषा का नहीं बल्कि हिंदू तुष्टीकरण का है। और अपने इसी नारे के साथ अकाली दल 1955 में हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शंस में उतरी और 110 सीट्स जीतने में कामयाब हुई। वहीं खालसा दल के बैनर के अंडर लड़ रही पंजाब कांग्रेस इस इलेक्शन में 132 में से केवल 3 ही सीट्स जीत पाई। इस रिजल्ट से न केवल अकाली दल का कद बढ़ा बल्कि बाकियों के सामने उन्होंने ये बात भी साबित कर दी कि पंजाब के इस मुद्दे को लेकर अब वो सेंट्रल स्टेज पर हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए अकाली दल ने पंजाबी सूबा स्लोगन आंदोलन शुरू कर दिया। अकाली दल अपने इस मूवमेंट को और बढ़ाने के बारे में सोच ही रहा था कि ये मौका पंजाब कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही उसे थाली में परोस कर दे दिया, जब 6 अप्रैल 1955 को पंजाब कांग्रेस ने पंजाबी सूबे से जुड़े नारे लगाने पर रोक लगा दी, जिसके 20 दिन बाद अकाली दल ने यह अल्टीमेटम दिया कि या तो 10 मई तक ये बैन वापस लिया जाए, वरना अकाली दल अपनी पंजाबी सूबे की मांग को लेकर सीधे आंदोलन के लिए उतरेगा। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्लोगन बैन को नहीं हटाया और अकाली दल का आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन शुरू होते ही पंजाबी सूबे से जुड़े नारे लगाने के जुर्म में तारा सिंह और उनके 10 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद नारेबाजी और अरेस्ट का एक सिलसिला सा शुरू हो गया, जिसके चलते अगले 5 दिनों में ही अकाली दल के 1000 से ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर्स जेल की सलाखों के पीछे थे। वहीं जुलाई का महीना खत्म होते होते यह संख्या 21,000 को भी पार कर गई। गवर्नमेंट का मानना था कि इस कार्रवाई से यह आंदोलन अपने आप ही दम तोड़ देगा, लेकिन इसके उलट इस कार्रवाई से यह आंदोलन और उग्र होता चला गया, जिसमें एक नाटकीय मोड़ आना भी बाकी था। और वो क्या था, आइए देखते हैं। गोल्डन टेम्पल रेड। फतेह सिंह अपने समर्थकों के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हुए थे, जिन्हें हिरासत में लेने के लिए 4 जुलाई 1955 को डीआईजी अश्विनी कुमार के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने गोल्डन टेम्पल में फोर्सफुल एंट्री कर ली। यही नहीं, बहुत से अकाल तख्त के ग्रंथियों के साथ साथ गोल्डन टेम्पल के हेड ग्रंथी, वॉलंटियर प्रोटेस्टर्स और मंदिर के लंगर में काम करने वाले बावर्चियों को भी बलपूर्वक हिरासत में ले लिया गया। साथ ही गुरु रामदास सिराय और शिरोमणि अकाली दल ऑफिसेस पर भी रेड कर दी गई, जिसके विरोध में उतरी भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस टुकड़ी ने आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग का भी सहारा लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल मंदिर परिसर को बल्कि मंदिर के सरोवर को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना में 200 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई, वहीं हजारों को अरेस्ट कर लिया गया। यही नहीं, इसमें 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन इस घटना का एक परोक्ष परिणाम यह हुआ कि जहां एक और गवर्नमेंट ये सब करके पंजाबी सूबा मूवमेंट की आवाज को दबाना चाहती थी, वहीं इसके उलट उस मूवमेंट को और भी ज्यादा मोमेंटम मिल गया। ऐसे में मौके की गंभीरता को समझते हुए पंजाब के तत्कालीन सीएम भीमसेन सच्चर ने 12 जुलाई को अकाल तख्त से व्यक्तिगत माफी मांगी और पंजाबी स्लोगन्स पर लगा बैन वापस ले लिया। साथ ही जेल में बंद आंदोलनकारियों की भी रिहाई घोषित कर दी। लेकिन इस रिहाई को तुरंत इंप्लीमेंट करने के बजाय इंस्टॉलमेंट्स में इंप्लीमेंट किया गया, जिसके चलते इस आंदोलन के शीर्ष रहे तारा सिंह को 8 सितंबर को रिहा किया गया। लेकिन स्वर्ण मंदिर में घटी इस घटना ने ही ये स्थापित कर दिया कि ये मुद्दा अब शांत होने वाला नहीं है, और यहीं से बजाय बाहुबल दिखाने के सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बातचीत का रास्ता अपना लिया, जिसके लिए 16 अक्टूबर 1955 में हुए अमृतसर कन्वेंशन में तारा सिंह को सरकार से बात करने का जिम्मा सौंप दिया गया। द टॉक्स। अब जब यह बात स्थापित हो गई थी कि इस इशू का हल केवल बातचीत के माध्यम से ही निकाला जा सकता है, तो सेंट्रल कांग्रेस गवर्नमेंट और इस मूवमेंट के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकों का दौर चल पड़ा, जिसमें सबसे पहली बैठक 24 अक्टूबर 1955 को हुई, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित गोविंद वल्लभ पंत शामिल हुए। वहीं मूवमेंट का पक्ष रखने के लिए मास्टर तारा सिंह, भाई जोध सिंह, ज्ञानी करतार सिंह और सरदार हुकुम सिंह शामिल हुए। इन बैठकों से दोनों ही दलों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इनसे कोई खास हल नहीं निकला, बल्कि ये बैठकें भी अपने अपने पक्ष का बाहुबल और वाद विवाद का अखाड़ा बनकर रह गई। हालांकि इस बीच जनवरी 1956 में हुकुम सिंह की ओर से रीजनल फॉर्मूले के रूप में एक बीच का रास्ता निकालने की पेशकश की गई, जिसमें सच्चर फॉर्मूले की तरह ही राज्य को बांटे बिना इसे 2 भाषीय क्षेत्रों में बांटने की बात कही गई, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस और टैक्सेशन के अलावा बाकी फील्ड्स में स्वच्छंदता देने की बात कही गई थी। लेकिन अकाली दल और कांग्रेस गवर्नमेंट के टकराव के चलते इस पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई। इसका दूसरा प्रमुख कारण यह भी था कि रीजनल फॉर्मूले में पंजाबी लैंग्वेज की गुरमुखी स्क्रिप्ट को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी, और यह पंजाब के हिंदूज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पंजाबी भाषा बोलने वाले हिंदूज देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसके चलते उन्हें यह मूवमेंट पंजाब लिंगुअल स्टेट का कम और सिख रिलीजियस स्टेट का ज्यादा दिखाई पड़ने लगता था। ऐसा ही एक विरोध आर्य समाज की ओर से भी किया जा रहा था।
वहीं 1957 में इस रीजनल फॉर्मूले के विरोध में पंजाब की हिंदी रक्षा समिति ने स्लोगन वॉर छेड़ दिया, जिसका मुख्य स्लोगन था, लंगड़ी भाषा नहीं पढ़ेंगे, गंदी भाषा नहीं पढ़ेंगे, जबरी भाषा नहीं पढ़ेंगे। वी वोंट स्टडी अ क्रिपल्ड लैंग्वेज, वी वोंट स्टडी अ डर्टी लैंग्वेज, वी वोंट स्टडी अ लैंग्वेज मेड ऑब्लिगेटरी। साथ ही सिख कम्युनिटी में भी इस फॉर्मूले को लेकर विरोध हो रहा था, जो कि गोल्डन टेम्पल रेड से अभी तक आहत थे। ऐसे में उनका मानना था कि अब अलग राज्य से कम कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, और इस विरोध के चलते ही रीजनल फॉर्मूले को भी निरस्त कर देना पड़ा। द स्ट्रगल कंटिन्यूज। हालांकि बातचीत का दौर बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद भी अकाली दल और प्रताप सिंह कैरों के नेतृत्व में स्टेट कांग्रेस गवर्नमेंट का चूहे बिल्ली का खेल जारी रहा, जो एक ओर जमीन पर हो रहे आंदोलनों में आमने सामने थे, वहीं स्टेट इलेक्शंस में भी एक दूसरे को पछाड़ने के लिए प्रयासरत थे। 1960 का दशक शुरू होते होते पंजाबी सूबा मूवमेंट अपने पूरे शबाब पर था। इसी बीच 29 मई 1969 को अकाली दल ने दिल्ली मार्च का आह्वान किया और रास्ते भर पंजाबी सूबा मूवमेंट के लिए सपोर्ट जुटाते, रैलीज का एड्रेस करते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की और बड़ी संख्या में अकाली दल के नेताओं को अरेस्ट कर लिया, जिनमें तारा सिंह भी एक थे। जुलाई का महीना खत्म होते होते अरेस्टेड अकालियों की यह संख्या 18,000 के पार पहुंच चुकी थी। तारा सिंह की गैर हाजिरी में संत फतेह सिंह ने गोल्डन टेम्पल से इस मूवमेंट को लीड किया। एक अपरिपक्व लीडर होने के बाद भी उन्होंने ये भूमिका बखूबी निभाई। उन्होंने ये ध्यान रखा कि ये मूवमेंट लिंगुअल बेसिस पर ही इस डिमांड को आगे बढ़ाए, न कि धर्म के बेसिस पर। लेकिन सरकार की अटेंशन न मिलने पर 29 अक्टूबर 1960 को फतेह सिंह ने पीएम जवाहरलाल नेहरू को अपनी जायज मांगों के बारे में चेताने के लिए एक पत्र लिखा और उसके बाद अपनी पंजाबी सूबे की मांग को लेकर 18 दिसंबर 1960 को गोल्डन टेम्पल में बनी अपनी कुटिया में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। साथ ही उन्होंने अपने अनुयायियों से ये अपील भी की कि यदि इस अनशन में उनकी मौत हो जाती है तो भी वो इस आंदोलन को उग्र न होने दें, क्योंकि किसी भी तरह की हिंसा में देश का नुकसान हम सभी का नुकसान होगा। इसके बाद देश भर से लीडर्स का फतेह सिंह से अनशन तोड़ने के लिए अपीलों का दौर शुरू हो गया, लेकिन संत फतेह सिंह टस से मस न हुए। अंततः 31 दिसंबर को पीएम नेहरू ने फतेह सिंह से अनशन तोड़ने के लिए एक निजी अपील की और साथ ही अपनी चुनावी रैलीज में भी पंजाबी भाषा का महिमा मंडन किया, लेकिन फतेह सिंह ने अपना अनशन जारी रखा। इसी बीच चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरों ने भी जनवरी 1961 को तारा सिंह की रिहाई के आदेश जारी कर दिए, जिसके ठीक बाद 7 जनवरी 1961 को तारा सिंह ने नेहरू जी से मीटिंग की, जिसके बाद नेहरू जी ने एक पोस्ट स्क्रिप्ट में यह आश्वासन दिया कि पंजाबी भाषा को उसका उचित स्थान दिया जाने की मांग पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने फतेह सिंह के स्वास्थ्य के बारे में भी अपनी चिंता जाहिर की। इस प्रेस रिलीज के बाद ही तारा सिंह ने अमृतसर में फतेह सिंह से यह अपील की कि उन्होंने जिन मांगों के साथ ये व्रत लिया था वो अब पूरी हो चुकी हैं और अब उन्हें अपना व्रत तोड़ लेना चाहिए। जिसके बाद 9 जनवरी 1961 को संत फतेह सिंह ने अपने 22 दिन के लंबे अनशन को तोड़ दिया। इसके ठीक बाद अकाली दल और गवर्नमेंट के बीच पॉलिटिकल नेगोशिएशंस का एक लंबा दौर चला, लेकिन उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि सरकार पंजाबी लैंग्वेज को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए तो तैयार थी, मगर भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का दर्जा देने के लिए नहीं। ऐसे में संत फतेह सिंह को गलत आश्वासन देकर उनका व्रत तोड़वाने के जुर्म में सिख कम्युनिटी ने तारा सिंह को दोषी मान लिया, जिसके बाद जनता के बीच उनके प्रति विश्वास में आई कमी के चलते मास्टर तारा सिंह का पॉलिटिकल करियर लगभग समाप्त हो गया, जिसके चलते अकाली दल और इस मूवमेंट में उनकी जगह संत फतेह सिंह को मिल गई। इस बीच उस मुद्दे को सुलझाने के लिए दास कमीशन और नलवा कॉन्फ्रेंस का भी गठन किया गया, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। द लास्ट स्टेप। मिड 1960s का दौर आते आते पंजाबी सूबा मूवमेंट अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था। इसी बीच मास्टर तारा सिंह पॉलिटिक्स से अपना सेल्फ एग्जाइल खत्म कर चुके थे और फिर से मूवमेंट में एक्टिव हो चुके थे। वहीं संत फतेह सिंह ने भी 16 अगस्त को यह घोषणा कर दी थी कि वो पंजाबी सूबे की अपनी मांग मनवाने के लिए 10 सितंबर से दूसरा आमरण अनशन शुरू करेंगे। लेकिन इसी बीच इंडो पाक युद्ध की वजह से सरकार की ओर से SGPC की तरफ से फतेह सिंह से यह अपील की गई कि अभी युद्ध के हालातों को देखते हुए वो अपने अनशन का विचार त्याग दें। साथ ही उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद सरकार फिर से इस बारे में चर्चा करने को तैयार है। सरकार की ओर से मिले इस आश्वासन के बाद फतेह सिंह ने अपना अनशन का विचार त्याग दिया और साथ ही मिलिट्री के सिख कमांडर्स और आम जनता से यह अपील की कि संकट की इस घड़ी में वो सभी एक भारतीय बनकर देश के साथ खड़े हों। 1962 के चाइना वॉर में पंजाब और खासतौर पर सिखों की ओर से मिले कॉन्ट्रीब्यूशंस और इसी तरह 1965 में उनके बलिदान के बाद देश भर में सिखों के लिए एक मॉरल सपोर्ट डेवलप होने लगा। खासतौर पर अब गवर्नमेंट भी उनकी पंजाबी सूबे की मांग की ओर झुकती दिखाई देने लगी थी। इसी बीच 6 सितंबर 1965 को यूनियन होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा ने लोकसभा में ये स्टेटमेंट दिया कि पंजाबी सूबे के प्रश्न के बारे में फिर से खुले मन से विचार किया जाएगा और इसी सिलसिले में 23 सितंबर को एक 22 सदस्यों की पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई, जिसमें अकाली दल, कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी,
कम्युनिस्ट और इंडिपेंडेंट मेंबर्स को भी जगह दी गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 15 मार्च 1966 को पार्लियामेंट को सौंप दी, जिसमें पंजाबी भाषी क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग मान ली गई थी, जिसे पार्लियामेंट की भी मंजूरी मिल गई और नए पंजाबी स्पीकिंग पंजाब और हिंदी स्पीकिंग हरियाणा स्टेट के साथ साथ कुछ पहाड़ी इलाकों को तत्कालीन यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर करने के लिए एक डिमार्केशन कमीशन बनाया गया। और इस तरह सदन द्वारा द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 पास करके 1 नवंबर 1966 को पंजाबी स्पीकिंग पंजाब स्टेट और हिंदी स्पीकिंग हरियाणा स्टेट अस्तित्व में आ गए।